यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेरूत की। लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, हम सबको इस बात की जानकारी होगी। और वो विस्फोट चूंकि टीवी पे उस पे कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, इसलिए अपने को देखने पे भी आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि नागासाकी की तरह या हिरोशिमा की तरह ये विस्फोट था। कुछ लोगों ने कहा कि ये परमाणु बम जैसे फूटता है वैसा विस्फोट था। कुछ ने कहा कि ये मिनी परमाणु बम की तरह विस्फोट था। लेबनान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बड़ी भर्त्सना की और अधिकारियों से पूछताछ की और बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए और कहा कि ये किस प्रकार रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट जो एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट की बड़ा ज़खीरा लगभग 3000 टन का वहाँ पर रखा हुआ था, जो किसी भी देश के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी सूचना है, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है और हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनलों ने वो बताना शुरू कर दिया है टेररिस्टों को कि यहाँ पर कौन से बंदरगाह पर रखा हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल ये पहले बता देते हैं कौन से बंदरगाह पर क्या रखा हुआ है और कौन सी जगह पर क्या रखा हुआ है और कैसे आर्मी का, जैसे हम लोगों को याद होगा पठानकोट हमले में एनडीटीवी किस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहा था। खैर, उस बात से हटते हैं और लौट कर आते हैं कि बेरूत के हमले के मुख्य कारण क्या हैं, आखिर मामला क्या है। उस दिन तो लगा जब उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने क्रिटिसाइज किया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया, कुछ को उन्होंने कहा कि मैं पता कर रहा हूं, कमीशन अपॉइंट किया, तब तो लगा कि हाँ वाकई में ये मामला कुछ ऐसा है कि ये भूलवश हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से लेबनान में इस समय प्रदर्शन वहां की जनता के हो रहे हैं और जनता के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे तस्वीर कुछ क्लियर होती दिखाई दे रही है। सीरिया जो मोहम्मद के समय से बैटलफील्ड बना हुआ है और पिछले 1500 वर्षों से बैटलफील्ड है, सीरिया में डिस्टर्ब करने के लिए, वहां की जनता का ऐसा मानना है, सीरिया को डिस्टर्ब करने के लिए, वहां एक्सप्लोर करने के लिए, वहां एक्सप्लोजन करने के उद्देश्य से ये लाया गया था और ये यहां पर बंदरगाह पर रखा गया था। यहां से वहां धीरे धीरे करके ले जाया जाता है और वहां गतिविधियां चलाई जाती हैं। आखिर सीरिया ऐसा क्यों है? और सीरिया में भी मुसलमान रहता है, लेबनान में भी मुसलमान रहता है, इराक में भी मुसलमान रहता है, ईरान में भी मुसलमान रहता है, वो मुस्लिम सारे कंट्रीज हैं। फिर ये इतनी खतरनाक दुश्मनी क्यों? आखिर क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और इतने खतरनाक दुश्मन बने हुए हैं कि बॉम्ब लगा लगा कर, एक्सप्लोजन कर करके मारते हैं। जैसा लेबनान की जनता कह रही कि सीरिया में डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से यहां पर बारूद लाया गया ही है और ये वहां इस्तेमाल हो रहा था, उस से तो बिल्कुल आंख खड़ी हो जाती। क्या स्टेट फंडेड टेररिज्म जो मोदी जी कहते हैं कि स्टेट फंडिंग या स्टेट टेररिज्म जो है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसको कब हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कब हम ब्लॉक करेंगे? इस कैटेगरी में जो सबसे पहले कंट्रियों में है वो पाकिस्तान है, जो स्टेट फंडेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है। और हम अगर कहें कि वो टेररिस्ट स्टेट है, उनका प्रोडक्शन ही टेररिज्म है, सप्लाई टेररिज्म है, एक्सपोर्ट टेररिज्म है, इंपोर्ट टेररिज्म है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। उनकी सारी सर्विस सेक्टर टेररिज्म पे चलती हैं। आखिर ये इस्लामिक कंट्री टेररिस्ट एक्सपोर्टर कैसे बन गए? आखिर उनके मस्तिष्क में क्या चलता है? वो क्यों ऐसे टेररिस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं? और सीरिया सबके मेन पॉइंट पर क्यों रहता है? मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद के फादर अब्दुल्ला कपड़े का व्यापार करते थे और कपड़े का व्यापार वो वहां से, मक्के से सीरिया में कपड़ा बेचने जाते थे। सीरिया से कपड़ा बेचकर जो धन कमा कर लाते थे, सीरिया उस समय भी बड़ा रिच स्टेट हुआ करता था, वहां का बहुत खूबसूरत महिलाएं वहां की हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत स्टेट हुआ करता था। लेकिन और इधर खाड़ी में कुछ होता नहीं, इधर के हिस्से में कुछ नहीं होता था मक्का मदीने में, तो ये लोग कपड़े सिल कर यहां से जाते थे। और मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा वो कपड़े की व्यापारी थी, उसका कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। तो जब मोहम्मद पैदा हुए तो अब्दुल्ला के मक्का पहुंचने से पहले अब्दुल्ला की रास्ते में आते समय मृत्यु हो गई, ऐसा प्रकरण मिलता है। इसलिए पता लगता है कि वो सीरिया में कपड़े बेचने जाते हैं। फिर मोहम्मद जब बड़े हुए और मोहम्मद ने खदीजा के यहां जब नौकरी करी, ऐसा कुछ मुस्लिम राइटर्स ने लिखा है, खदीजा के यहां जब नौकरी करी तो खदीजा भी उनको कपड़े लेकर सीरिया ही भेजा करती थी।
और सीरिया से आते समय ही उनको प्रॉफिटहुड हुआ, क्योंकि उनके साथ कुछ और गुलाम थे। उन गुलामों ने खदीजा को सूचना दी कि मोहम्मद लेटे हुए थे धूप में, तो उनके ऊपर कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने चादर फैला दी। यहां से मोहम्मद के प्रॉफिट मोहम्मद हुड की कहानी शुरू होती है। खैर, जो होना था वो हो गया। मोहम्मद के बाद उनके जो फॉलोवर्स आए उसमें हजरत उमर बड़े फेमस रहे। हजरत उमर ने सीरिया पर हमला करते हैं। ये ट्रिपल तलाक जो शुरू होता है, ट्रिपल तलाक की कहानी में भी मुस्लिम राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि जब सीरिया पर हमला किया गया उमर के द्वारा, तो सीरिया की औरतें बड़ी खूबसूरत थीं, लेकिन हमला जो वहां पर हो रहा था वो इस्लाम के नाम से हमला हो रहा था। इसलिए जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले और फिर भी उसकी पत्नी सुंदर हो, उसके बच्चे सुंदर हों, तो क्या करना। तो हमलावरों ने आकर हजरत उमर से कहा कि भाई ये समस्या आती है, वो तो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, हम इस्लाम के नाम से हमला करते हैं, इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, महिलाएं हमें अच्छी लगती हैं, हम कैसे लाएं। और महिलाओं को उस समय गुड्स कहा जाता था, गुड्स यानी कि माल। तो ये जो हमने जीत लिया है वो तो इस्लामिक हो गया, तो कैसे लेकर आए। तो हजरत उमर ने उनको सलाह दी कि आप वहाँ एक बार में ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दो और फिर वो महिला को ला सकते हो। वो महिला को अपने लिए, अगर वो दोबारा चाहता है कि मैं इस महिला के साथ रहूँगा, तो उसके साथ तुम हलाला कर सकते हो। तुमने किस लिए उस महिला को जीतना था? एक रात सोने के लिए। तो कुछ दिन तुम हलाला कर सकते हो, कुछ दिन उसके साथ सो सकते हो, फिर उसके बाद छोड़ दो, तो छोड़कर वो अपने पति से पुनर्विवाह कर लेगी। और यहां से ये ट्रिपल तलाक और हलाला का मामला शुरू होता है, ऐसा मुस्लिम राइटर्स लिखते हैं। ये आपको शिया राइटर्स लिखते मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हजरत उमर जो हैं वो सुन्नी हैं, और सुन्नियों में ही ये ट्रिपल तलाक चलता है, शियाओं में नहीं चलता। लेकिन आपस में मुसलमान क्यों लड़ते हैं? मोहम्मद के बाद सुन्नियों में 4 बड़े स्कूल्स हैं। बड़े स्कूल्स मतलब बड़े फिलोसोफर्स हैं, जिसमें हनबली, शफी, मालिकी और हनफी, यानी कि अबू हनीफा जो कुफा से था, अबू हनीफा। अब ये 4 प्लेसेस हैं, एक बगदाद है, एक मक्के का है, एक मदीने का है, एक कुफा का है। हनफी अबू हनीफा कुफा से है, जो इस्लाम का प्रचार करने के लिए हमारी तरफ भी आया। उसने अपना एक फॉलोवर, अपना एक साथी भेजा जिसको अबू यूसुफ कहते हैं। तो भारत में यूसुफानी सुन्नी है, हनफी भी यूसुफानी हनफी हैं, या यूसुफ जई कहते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन मोहम्मद की एक बेसिक फिलॉसफी थी, और वो ये फिलॉसफी थी कि आप जहां पर रहते हैं, जहां की आपकी संस्कृति है, जो आप फॉलो करते हैं, जब तक अल्लाह ने मना नहीं किया, जब तक मैंने मना नहीं किया, जब तक मैंने कोई संशोधन नहीं किया, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल सही है, और यही प्रैक्टिस तुम्हारी फाइनल प्रैक्टिस है। इसको बदलना नहीं, इसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े, चाहे आंदोलन करने पड़े, ये जमीन छोड़नी नहीं, ऐसा मोहम्मद ने कह दिया। तो चारों जगहों पर मोहम्मद ने कुछ जगहों पर कुछ कहा, दूसरी जगह पर कुछ कहा, तीसरी जगह पर कुछ कहा, चौथी जगह पर कुछ कहा, या अलग नहीं भी उन्होंने कहा तो 4 जगहों पर अलग अलग प्रैक्टिस कर रही थी, चल रही थी, जिन पर मोहम्मद ने कुछ कहा ही नहीं। अब चूंकि कहा नहीं, तो ये फाइनल है कि जो हो रहा है वही फाइनल है मोहम्मद के अनुसार। तो और बदलना नहीं है। तो जो मक्के वाला है वो मदीने से क्यों बदले, मदीने वाला है वो बगदाद की बात क्यों माने, जो बगदाद वाला है वो कुफाओं की बात क्यों माने। इसलिए ये चारों स्कूल ने अपनी अपनी फिलॉसफी पर दृढ़ हो गए। और चूंकि मोहम्मद कह गए कि बदलना नहीं है, इसके लिए चाहे जो देना पड़े, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, तो ये चारों कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े। और फिर उसके दूसरे पहलू में शिया और सुन्नी हो गए, और वो भी मोहम्मद के फॉलोवर। शियाओं में 12 इमाम हुए, वो 12 की अपनी फिलॉसफी है अलग अलग स्थानों के आधार पर, और सुन्नियों में 4 बड़े हुए, उन चारों की अपनी फिलॉसफी है अपने अपने स्थान पर। फिर उनके स्कूल्स बनते चले गए मोहल्ले मोहल्ले वाइज। तो चूंकि मोहम्मद कहे गए हैं वो फाइनल है, इसलिए मोहम्मद की बात ये सभी स्कूल मानते हैं और अपनी बात पर दृढ़ हैं। इसलिए अपनी बात पर दृढ़ हैं, तो कुर्बानी देते हुए दूसरे को सही इस्लाम समझाना। आज भारतवर्ष में छोड़ दीजिए, संसार में 900 प्रकार के इस्लाम हैं, और 900 प्रकार के इस्लाम कुछ ऐसे हैं कि वो सभी मोहम्मद के फॉलोवर हैं और मोहम्मद की बात मानते हैं। मोहम्मद के कथनानुसार वो एक भी अपनी बात से हटने को तैयार नहीं है, सब कुर्बानी देने को तैयार हैं, और कुर्बानी इस लेवल की देने को तैयार हैं कि वो मर मिट भी जाएंगे लेकिन अपना इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सीरिया वाला लेबनान से, लेबनान वाला लीबिया से, लीबिया वाला मिस्र से, मिस्र वाला ईरान से, ईरान वाला इराक से, इराक वाला सूडान से, ये सब चल रहा है।
अपनी अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए हम सही इस्लामिक हैं। और खास बात यह है कि मोहम्मद यह भी कह गए कि देयर मस्ट बी एन रूल ऑफ इस्लाम, संसार में इस्लाम का शासन होना चाहिए और इस्लाम का शासन होने के नाते सब हमको सही इस्लाम बताना है। तो एक जो अपना इस्लाम फॉलो कर रहा है वो दूसरे को अपना इस्लाम बताने के लिए, सही इस्लाम बताने के लिए उसकी हत्या करता है, और वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका इस्लाम उसके अनुसार सही है तो वो इसको सही बताने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। नतीजा ये निकल रहा है कि बेरूत जैसी घटनाएं आम आदमी को मार रही हैं, वहां बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां एक दूसरे की हत्याएं हो रही हैं, जिसको आप टेररिज्म कहते हैं। इस टेररिज्म के पीछे जब बेसिक एजुकेशन गड़बड़ हो गई, जब बेसिक एजुकेशन गलत तरीके से निकल पड़ी और जब दिमाग में दूसरे तरह से इंसेप्शन हो गया, नाउ हाउ कैन यू चेंज दैट इंसेप्शन? Whatever was inserted 1500 years ago, जो 1500 साल पहले गलत दिमागी हो गई, गलत एजुकेशन निकल पड़ी, गलत विस्तार हो गया, और वो विस्तार अब हटाने का नहीं है, उसको कैसे सुधारा जाए, ये आज बड़ी समस्या है। इसलिए बेरूत जैसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता जब तक कि इस फिलॉसफी का, इस मानसिकता का, इस एजुकेशन का अंत ना हो। और वो मुसलमान स्वयं करेंगे, कोई और नहीं कर सकता, वो मुसलमानों को ही करना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि उनके पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वज जो थे क्या वो फिलॉसफी अच्छी थी, या वो जब कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया वो फिलॉसफी अच्छी है, मारकाट की फिलॉसफी अच्छी है, या उनके पूर्वजों की जो सौहार्द की फिलॉसफी थी वो अच्छी है। ये उनको स्वयं सोचना पड़ेगा, तब इसका सोल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन ताउम्र नहीं निकलने वाला। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।